क्या पढ़ने चल रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर। जिस तरीके से हम लोगों के शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका। उसी तरीके से प्रत्येक जो ब्रह्मांड में कोई भी पदार्थ है वो उसको अगर तोड़ते जाओगे सबसे छोटा कर दोगे तो क्या मिलेगा? एटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एटम। ठीक है ना। किसी भी एलिमेंट को, किसी भी पदार्थों को अगर तोड़ते जाओगे इतना ना छोटा कर दोगे, जो सबसे छोटा वाला मिलेगा वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। ठीक। एटम, वही बोला कि एटम किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा वाला कण है। जैसे जिस तरीके से हम लोगों की बॉडी किससे मिलकर बनी है? कोशिका से, सेल से मिलकर बनी है। इसी तरीके से प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक पदार्थ का किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम से, परमाणु से मिलकर बने हुए हैं। ठीक। परमाणु की जो खोज की थी सर्वप्रथम, वो किसने की थी? डाल्टन ने। किसने किया था? डाल्टन ने 1803 में। किसने? 1803 में। डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिसे जिसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। लेकिन डाल्टन ने बस इतना ही बताकर छोड़ दिया गया। बाद में पता चला कि परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। यानी एटम में मुख्यतः 3 कण पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे पहले महर्षि कणाद ने बताया था कि इसका नाम कण रखा था। क्या रखा था? कण। कण को ही इन्होंने क्या रख दिया? परमाणु। कौन रखा? डाल्टन ने। महर्षि कणाद ने पहले ही भारतीय दार्शनिक थे, वो बता दिए थे कि पूरा पृथ्वी में जो भी पदार्थ हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने? कणों से। लेकिन बाद में ये डाल्टन साहब उस कण का नाम क्या रख दिया? परमाणु। कि परमाणु छोटे छोटे परमाणु से मिलकर पूरा क्या बना है? अणु। हाँ, अणु बना है, अणु से मिलकर पदार्थ बन गया है। अब आते हैं, देखते हैं कि जो बाद में पता चला कि परमाणु 3 चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। सबसे पहले आप किसको पढ़ना जरूरी हो गया? कि डाल्टन के परमाणुवाद। कि डाल्टन ने अपने परमाणु में क्या सिद्धांत दे के ठीक बोले हैं क्या? कि तत्व अनेक सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कह देते हैं? परमाणु। ठीक। परमाणु अब किसी भी रीत से, मतलब किसी भी विधि से अब उसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। मतलब ये कहना चाहते हैं कि परमाणु अविभाज्य है। कौन? डाल्टन साहब। डाल्टन साहब पहले बोल दिए कि अब परमाणु को अब नहीं तोड़ा जा सकता। यानी आप तोड़ते किसी चीज को छोटा करते करते पहुंच जाओगे ना, अब ना लगे कि भाई अब इससे छोटा होने वाला नहीं है। तो डाल्टन को भी यही लग गया कि अब इससे छोटा तो नहीं होगा, तो उसी के नाम उन्होंने क्या रख दिया? परमाणु रख दिया गया। ठीक है ना। देखो, अगर ये बोले हैं कि अगर ये मान लीजिए कि ये किसी चीज का परमाणु है, यानी ये क्या कि एक ही तत्व के परमाणु आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या रखते हैं? समान होते हैं। जैसे एक ही तत्व के, जैसे कोई फेरस का परमाणु है ना, फेरस किससे, जैसे लोहा है ना, तो लोहा को तोड़ोगे तो वो किससे मिलकर बन रहेगा? लोहे से मिलकर बन रहेगा। और बोला गया एक लोहा दूसरे लोहे के परमाणु से उसका आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण में क्या रखेगा? समानता। जैसे ये मार्कर प्लास्टिक है ना, और एक और कोई प्लास्टिक की चीज लाओगे, ये प्लास्टिक के एटम से मिलकर बनी होगी, तो ये भी प्लास्टिक हुआ, वो भी प्लास्टिक हुआ। यानी उसका, इस वाले प्लास्टिक का एटम और उस वाले प्लास्टिक का एटम में आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण सब क्या रहेंगे? समान रहेंगे। और लेकिन बोले हैं, और क्या बोले हैं कि अलग अलग तत्व के, कैसे? अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण क्या रखेंगे? असमान रखेंगे, असमानता रहेगी उसमें। ऐसे देखिए आप लोग कि जैसे मार्कर प्लास्टिक का है, अगर ये प्लास्टिक किसमें परमाणु होगा? मान लो, और कोई लोहे की चीज लाओगे, उसमें लोहे का परमाणु, फेरस का परमाणु होगा, तो फेरस का परमाणु अपनी अलग प्रॉपर्टी रखेगा और प्लास्टिक का अलग। उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, मतलब इसका गलन बिंदु अलग होगा, उसका गलन बिंदु अलग होगा। मेरी बात समझे ना? समझे? वही कहना चाह रहे हैं। कौन कहना चाह रहा है? डाल्टन। डाल्टन के परमाणुवाद के, डाल्टन के परमाणु के आधार पर परमाणु तत्व का वह छोटा सा छोटा अविभाज्य कण है जो किसी रासायनिक, अभी ये कहना चाहते हैं कि परमाणु रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेता है। परमाणु रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। समझ ना? देखिए, ये तो इन्होंने बताया, डाल्टन ने क्या बताया कि परमाणु सबसे छोटा कण है, परमाणु को अब किसी विधि से नहीं डिवाइड किया जा सकता। ठीक। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अलग होते हैं और समान तत्वों के परमाणु समान गुण, द्रव्यमान ये सब रखते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि आधुनिक परिभाषा के अनुसार या आधुनिक परमाणुवाद के अनुसार उस जो परमाणु को उन्होंने बता के गए थे कि ये विभाजित नहीं होगा, उसको तोड़ दिया गया। उसमें बोला कि भैया ये बताया था कि अब ये विभाजित नहीं होगा, उसको तोड़ दिया गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में किसके किसमें किसमें तोड़ा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक ना।
तो अब आपके मन में आएगा सर ये अचानक से कैसे टपक पड़ा, इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया, प्रोटॉन कैसे आ गया, न्यूट्रॉन कैसे आ गया। ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, थॉमसन ने। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, प्रोटॉन की। और चैडविक की खोज किसने की, न्यूट्रॉन ने। लेकिन जब पूछ लेगा कि इलेक्ट्रॉन को और किस नाम से जानते हैं, इसको तो सब जानता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन को और किस नाम से जानते हैं, उसको कैथोड रेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैथोड रेज। जो कैथोड रेज है इसका नामकरण पहली बार किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन का नामकरण सबसे पहले किसने नाम रखा था, इसमें आप लोग जाओगे फंस। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, परमाणु से इलेक्ट्रॉन है, तो उन्होंने सिर्फ ये बता के गया कि ये कोई परमाणु होता है, मान लीजिए मोटा टाइप से, कौन, डाल्टन। ये अब इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इसी में पता चला कि इसमें 3 चीज निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, प्रोटॉन निकल गया, न्यूट्रॉन निकल गया ना। तो ये निकला कैसे, उसको खोज करेंगे हम लोग, उसको बताएंगे कि उसको किस तरीके से खोजा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज या कैथोड रेज की खोज, ठीक। कैथोड किरणों को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोल देते हैं। 2 वैज्ञानिक थे, विलियम्स कुक एवं गैसलर। कौन वैज्ञानिक थे, विलियम्स कुक एवं गैसलर। 1863 में या 1897 में जे थॉमसन ने किसकी खोज की, इलेक्ट्रॉन की। अब इसको छोड़ो, 1897 में ये याद ही करना है कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, वो किस प्रक्रिया द्वारा उसको हम लोग समझते हैं। तो 2 वैज्ञानिक थे, गैसलर एवं विलियम क्रूक्स, ठीक। वो एक निर्वात वाली परख नली लिए, क्या लिए, निर्वात की परख नली लिए, ठीक। अब यहाँ पे इस तरफ लगा दिए एनोड, एनोड को प्लस कहते हैं। एनोड पे कैसा आयन होता है, प्लस। कैथोड पे कैसा होता है, रिडंड, ठीक। यानी ये वाला होगा कैथोड, इसको बैटरी द्वारा जोड़ दिए, ठीक। और जब बैटरी द्वारा जोड़ दिए तो ये पूरी कांच है, ये किसका परख नली है, कांच की है। अब मेरी बात समझिए, इधर कैथोड लगा दिया गया, इधर एनोड लगा दिया गया। अब यहाँ से उच्च विभव, इसमें से गैस बहुत कम कर, मतलब गैस का जो प्रेशर है वो बहुत कम कर दिया। अभी आप सोचो कि सामान्य दाब पर जो गैसें होती है ना, वो विद्युत की कुचालक होती हैं। जैसे क्या कहते हैं कि अभी कुछ चीज ले लेते हैं, एक वायर को लटका दिया जाए तो क्या हमारी बिजली मारेगी, नहीं मारेगी। लेकिन अगर ऐसी जगह पे किया जाए जहां पर प्रेशर बहुत कम हो, तो अगर वायर को यहाँ पर भी लटका दोगे खुले में, तब पर भी बिजली को हमको अभाव होगा, क्योंकि वो सुचालक का काम करने लगेगा। किसका काम करने लगेगा, सुचालक। तो वही बोला है कि सामान्य दाब पर गैसें विद्युत की क्या होती है, कुचालक होती है। इस परख नली के अंदर बहुत लो, बहुत क्या कहते हैं कि प्रेशर को बहुत हाई कर दिया गया, बहुत क्या कर दिया गया, प्रेशर को बहुत लो किया गया, प्रेशर को बहुत कम कर दिया गया। और जो प्रेशर को बहुत कम किया गया तो इसमें बहुत भयंकर से बिजली भेजी गई, उच्च विभव की बिजली इसमें भेजी गई। जब उस विभव की बिजली भेजी गई तो देखने को यह मिला कि इधर कैथोड से, कहां से, कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं, जो इधर कांच की दीवार पर, इधर जो कांच की दीवार है ना, इस पे जाके प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। क्या कर रही हैं, हाँ, प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं। क्या उत्पन्न करें, प्रकाश उत्पन्न करें, प्रतिदीप, चमकीला प्रकाश उत्पन्न कर रही है। इसीलिए इन किरणों को कैथोड रेज कह दिया गया। बोला भैया ये क्या है, तो देखा गया कि ये इधर से आ रही है, किधर से, कैथोड साइड से, तो इनका नाम दे दिया गया क्या, कैथोड रेज। अब समझ में डिस्कवरी ऑफ कैथोड मतलब कैथोड किरणों को, इसी का क्या दे दिया गया, कैथोड रेज को नाम दे दिया, कैथोड किरण नाम दे दिया। क्यों, क्योंकि ये कैथोड की तरफ से निकल के आ रही हैं। मेरी बात समझो, यहाँ वही सब यहाँ पे लिखे हैं कि सामान्य दाब पर गैसें क्या होती है, विद्युत की कुचालक होती है। जैसे गैस का दाब कम किया गया तो ये क्या हो जाती है, सुचालक होती है। अच्छा, ये किसने बताया था कि सामान्य दाब पर गैस जो होती है कुचालक होती है, और गैस के टेम्परेचर, गैस का प्रेशर लो करोगे तो वो क्या हो जाती है, सुचालन का काम करने। किसने बताया था, गैसलर एवं विलियम्स क्रूक्स ने बताया था। किसने बताया था, गैसलर एवं विलियम क्रूक्स ने। अब देखो, इन किरणों का जो नामकरण है, गोल्डस्टीन ने इन किरणों का अध्ययन किया। जो इन किरणों को जो यहाँ पे आके इधर से कैथोड से आकर के इधर एनोड की तरफ प्रतिदीप्त उत्पन्न कर रही हैं, इनका अध्ययन किया। तो गोल्डस्टीन ने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। गोल्डस्टीन ने इसका नाम क्या रख दिया, कैथोड रेज। अभी बस इतना माइंड में याद रखना कि कैथोड किरण बराबर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी कैथोड किरण का जब गुणों का अध्ययन कर लिया जाएगा तो इसी के नाम क्या रख दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन, अभी इन कैथोड किरणों का हम लोग क्या करेंगे, अध्ययन। तो यहाँ पे जो कैथोड किरण है, यहाँ पे जब आई ना, तो इसके गुणों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती हैं। कैसी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में। अच्छा, आपके मन में आएगा सर जी कैसे पता चला सीधी रेखा में चलती है,
तो देखो यहाँ पे अगर कोई चीज रख दिया जा रहा है ना, तो इसकी छाया, जैसे यहाँ पे कोई पतली चादर की प्लेट रख दी गई, इसकी छाया इस साइड बन जा रही है, तो इससे पता चला कि ये सीधी रेखा में चलती है। अगर सीधी रेखा में चलेगी तभी तो पिछली तरफ, मान लो अगर यहाँ पे हम कोई चीज यहाँ पे रख दिए तो इसकी इसके टकरा के बनेगी, तो इसका छाया इस साइड बन जाएगी ना। इससे पता चलता है कि ये सीधी रेखा में चलती है। और दूसरा बना कि कैथोड किरणें जो है वो देखो कैथोड किरण बराबर ही इलेक्ट्रॉन है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर इनका गुण पढ़ रहे हैं तो समझ लो कि इलेक्ट्रॉनों का भी गुण पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि बाद में कैथोड रेज का ही नाम क्या रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या कैथोड रेज कह सकते हो कि सीधी रेखा में चलती है। दूसरा बताया कि कैथोड किरण जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। पहले आपको पता चलेगा कैसे सर, कि कैसे सूक्ष्म कणों से। यहाँ पे कोई व्हील यानी पंखा मॉडल कोई चीज रख दिया गया, पंखा मॉडल लगा कर रख दिया, सेट कर दिया गया। जब यहाँ से चलती थी तो पंखा को घुमा देती थी, घुमा दी, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मास है, तभी तो घुमा रही है। तो उससे मतलब चला कि ये कैथोड किरण जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। फिर और देखो, बोले कि विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में विक्षेपित हो जाती है। मेरी बात समझो, अब यहाँ से डिजाइन पता चलेगा कि इस पर ऋण आवेश है कि धन आवेश। इस साइड में एक तरफ क्या कर दिया गया कि धन आवेश लगा दिया गया, क्या लगा दिया गया, धन आवेश। जैसे धन आवेश लगाए तो ये इस तरफ मुड़ के चली आई, सब मुड़ के चलिए, तो इसका मतलब चला कि ये नेगेटिव चार्ज था। कैसा था, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो समान चार्ज होते हैं यानी माइनस प्लस एक दूसरे को आकर्षित कर लेंगे, और प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को क्या कर देंगे, प्रतिकर्षण या रिपल्सन करेंगे। इसका मतलब चला कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाया, तो जब ये इसकी तरफ मुड़ गई तो इसका मतलब चला ये नेगेटिव चार्ज है, और इस तरफ जैसे नेगेटिव चार्ज लगाया तो उस तरफ मुड़ गई, तो इसका मतलब चला कि ये सच में ये कैसी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। मेरी बात समझे नहीं समझे? तो वही बोला गया कि कैथोड किरणें विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है, मुड़ जाती है। इससे पता चला कि जो ये कैथोड रेज है इस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा बताया ये गैसों को आयनित कर लेती हैं। कैथोड रेज क्या कर लेती हैं, गैसों को आयनित कर लेती हैं, और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है, यानी फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती है। फोटोग्राफिक प्लेट मतलब एक्सरे की जो प्लेट होती है वो क्या कर देती है, काला कर देती है। ठीक, जो एक्सरे की प्लेट होती है वो काला होती ही नहीं है, काला नहीं होती है। ठीक, नहीं, वो भी वैसे व्हाइट मॉडल होती है, लेकिन जब हाथ को रखा जाता है उसमें वेधन क्षमता, कल बताया नहीं पूरा एक्सरे वाले में, तो उसी के तहत ही वो हड्डी को छेद नहीं पाती है। बाकी बगल वगल जो इफेक्ट काला कर दे, जितनी दूरी आप रखे हो हाथ को उतनी दूर व्हाइट रह जाता है। अगर आपकी हड्डी टूटी है जिस बीच में, तो वहां पर भी घुस करके वहां पर भी काला कर देती है। इसीलिए उठा के देखते तब समझ लेते यहाँ से टूटा है। नहीं समझे क्या मैं कह, जैसे ये फोटोग्राफिक प्लेट है, अब यहाँ पे मैं अपने हाथ को रखा, यहाँ से ये रेस जाएंगी, ठीक, रेस जाएंगी, जैसे बीटा की अलग वेधन क्षमता होती है, गामा की अलग वेधन क्षमता, सब इसमें से जाएंगी। तो जहां पर अगर मेरी मान लो हड्डी भी ब्रेक हुई है, इधर इधर जाएंगे तो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देंगी, ब्लैक कर देंगी। लेकिन मैं जहां पे अपना हाथ रखा हूँ वहां उतनी दूर को काला नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरी अगर हड्डी टूटी है तो वहां पे छेद करके चली जाएगी और उतनी दूर को भी काला कर देगी। तो इसका मतलब पता चला कि समझ में आ जाएगा, हाँ भाई साहब यहाँ पे कट टूटा हुआ है। समझ गए ना, समझ गए मैं क्या करना चाहता हूँ। हाँ, अब आगे देखते हैं कि ये क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को क्या कर देते हैं, प्रभावित मतलब काला कर देती है। ठीक, देखो इन्हीं को इलेक्ट्रॉन कह दिया गया बाद में। तो इलेक्ट्रॉन पर इन पर आवेश कितना होता था, माइनस में, क्योंकि ये ऋण आवेश होती है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, या -4.08 या 4.80 × 10⁻−10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसे कहते हैं, ESU को। मेरी बात समझे ना समझे? अच्छा, इन पे कुछ मास भी होता है, तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 kg का इनका द्रव्यमान होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं कि ये हाइड्रोजन के परमाणु से 1/1837 भाग होती है। कितना, 1837, यानी हाइड्रोजन के परमाणु से कितना होती है इलेक्ट्रॉन, 1/1837 भाग होता है इनका। कहीं 1840 लिखा रहेगा, उसको नहीं ध्यान देना। अब देखो इलेक्ट्रॉन को या तो ई से व्यक्त करते थे या ऐसे व्यक्त कर देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, यानी हमने पहले देखा कि डाल्टन का परमाणु का जो तो उन्होंने बताया कि अविभाज्य होता है, लेकिन बाद में और सारे वैज्ञानिक का खोज किया गया, पता चला इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। अब प्रोटॉन की खोज करना लाजमी बात हो गई। क्यों बात हो गई? क्योंकि यह बताया गया कि जो परमाणु होता है ना, यह विद्युत का उदासीन होता है। कैसा होता है? विद्युत का उदासीन। अब आप लोग थोड़ा मन में समझना है कि उदासीन क्या होता है।
उदासीन, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। ठीक, कैसा, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। कहोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज ना है ना नेगेटिव चार्ज है, तो फिर कैसे काम बनेगा? देखो, जब इस पर आवेश दिया जाता है, चार्ज दिया जाता है, तब ये जितना अगर नेगेटिव चार्ज 0 तो उसके विपरीत पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। कहोगे क्यों? क्योंकि उसको उदासीन करने के लिए। मेरी बात समझो। हाँ देखो, अगर इस पे हम लोग पॉजिटिव चार्ज दिए और नेगेटिव चार्ज दिए तो ऑटोमेटिक इस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी उत्तेजित अवस्था, अभी सभी सारी स्टेज बताएंगे, पहले जो बता रहे इसको समझो। बस इतना समझो कि परमाणु विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। तो यहाँ पे परमाणु जो होता है विद्युत, तो गोल्डस्टीन ने साहब ने बताया कि यार जब परमाणु विद्युत का क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसमें परमाणु में अभी अभी पता चला कि इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। और एक तरफ यह भी बोला जा रहा है कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं धनावेश छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कहीं ना कहीं धनावेश छिपा है, तभी तो इसको उदासीन कर दे रहा है। यानी समझ, यानी उतना ही धनावेश होगा कहीं ना कहीं। ठीक, उतना ही धनावेश होगा। यहां से फिर खोज किसकी हो गई? धन की। हाँ, धन किरण या कैनाल की किरण हो गई। इसी को शुरू में धन किरण या कैनाल किरण कहा गया, बाद में प्रोटॉन कह दिया गया। तो बताओ, तो गोल्डस्टीन ने इसका नाम, धन किरणों का नाम कैनाल रख दिया गया शुरू में, क्योंकि ये एनोड की तरफ से निकल के आती थी। जैसे यहाँ पे कैथोड की तरफ प्रतिदीप्त उत्पन्न करती है ना, ये एनोड की तरफ क्या करती थी? प्रतिदीप्त उत्पन्न करती थी। इसीलिए इनका नाम एनोड रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? एनोड। किसका? प्रोटॉन का। एनोड या धन किरण या कैनाल किरण या प्रोटॉन सब एक है। क्या क्या? एनोड किरण, धन किरण, कैनाल किरण, प्रोटॉन एक ही है। ठीक है ना? तो अब यहाँ देखो, गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रखा था? कैनाल। बस इतना रखा, गोल्डस्टीन ने इनका नाम क्या रखा था? कैनाल। लेकिन वीन एक वैज्ञानिक है 1897 में। कौन? वीन है। उन्होंने इसका नाम धन आवेशित किरण रख दिया। क्या रख दिया? इनका नाम धन किरण रख दिया। क्यों? क्योंकि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती थी। कौन? प्रोटॉन। ठीक है ना? धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ठीक, देखो ये क्या कहते हैं कि धनावेशित इसलिए बोला इनको क्योंकि ये एनोड की तरफ से निकल के आती थी, इसीलिए इनको एनोड किरण भी कहा। कैसे? फिर से मेरी एक बात समझिएगा। इधर क्या है? कैथोड। इधर क्या है? एनोड। यहाँ पे एक पतली से झिल्ली का पर्दा छिद्र युक्त लगा दिया गया। इधर से जब इधर से निकल के जाती थी तो अब ई वाली किरण उधर क्या करती थी? प्रतिदीप्त उत्पन्न करने लगे। जब प्रतिदीप्त उत्पन्न करने लगे तो इसको देखा गया भाई इस पे तो धनावेश है। जब धनावेश निकल के गया इस साइड तो इसको धनावेशित किरण नाम रख दिया गया, या कैनाल किरण नाम रख दिया गया, या कैथोड किरण नाम रख दिया, एनोड किरण नाम रख दिया गया। इसी का नाम क्या है? प्रोटॉन। मेरी बात समझे नहीं समझे? अब इतना देखिए, यानी देखते हैं कि गोल्डस्टीन ने अगर आता है कि सर्वप्रथम प्रोटॉन के बारे में किसने बताया? गोल्डस्टीन ने। अल्टीमेट रूप से उन्हें तो बताया ना, उन्होंने शुरुआत किया। उन्होंने कहा कि ये कैनाल किरण है। कैनाल किरणों का नाम पहले नंबर आकर को धनावेशित किरणों का नाम रख दिया गया क्योंकि ये धनावेश की तरफ से निकल जाती है, वीन ने। अब हम लोग देखते हैं कि इन धन किरणों या कैनाल किरणों या एनोड किरणों या प्रोटॉन का क्या क्या गुण होता है। ठीक है ना? उसमें तो एनोड किरणों को ही क्या बोल दिया गया था? धन किरणें। एनोड किरणों को धन किरणें बोल दिया गया। जब उन धन किरणों का अध्ययन किया गया गुणों को, तो पता चला कि जैसे कैथोड किरणें ऋण आवेशित होती थी, ये धन आवेशित है। कैसी है? धन आवेशित है। और ये भी कैथोड किरणों की तरह ही सीधी रेखा में चलती है। दूसरा बताया कि जैसे वो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है, ये भी विक्षेपित हो जा रही है, लेकिन कैथोड किरणों के विपरीत दिशा में विक्षेपित हो रही है। समझ में आया ना? अगला है, ये धातु की पन्नी को बेध कर आर पार निकल जाती है। कौन? धन किरणें या कैथोड एनोड किरणें या कैनाल किरणें धातु की पतली पन्नी को बेध कर क्या होती है? आर पार निकल जाती है। ठीक, देखो ये भी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करती है? प्रभावित करती है। अब मेरी बात समझो, इतना गुण पता चल गया, छोड़ दिया गया भाई, चलो ठीक है। एक वैज्ञानिक नवा आया, रदरफोर्ड। कौन है? रदरफोर्ड क्या काम कर रहा था? वो नाइट्रोजन पर, किस पे? याद रखना, 1909 में नाइट्रोजन पर अल्फा कणों की बौछार किया। अब बौछार करके प्रोटॉन पाया। क्या पाया? प्रोटॉन। और जब प्रोटॉन पाया तो उसने उस प्रोटॉन के गुणों का अध्ययन किया। ठीक, और जब गुणों का अध्ययन किया तो उसको पता चला यार कि ये तो पिछले, ये इसका जो गुण है ये तो धन किरणों से मिलता जुलता है, इसीलिए बाद में इसका नाम क्या रख दिया गया? प्रोटॉन। तो वही कहते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की?
रदरफोर्ड ने। लेकिन इसके पहले प्रयास हुआ था नहीं हुआ था? बहुत प्रयास हुआ था भाई, लगभग लगभग हो चुका था। तो इसमें यह पाया गया कि किसके नाइट्रोजन की खोज करने के लिए रदरफोर्ड ने किस पर किसकी बौछार की? नाइट्रोजन पर, ठीक ना। अल्फा कणों की बौछार करके प्रोटॉन पाया, ठीक। इसमें बताया क्या कि जो ये प्रोटॉन है सभी परमाणु का दूसरा जो है आवश्यक घटक है, आवश्यक घटक है। पहला आवश्यक घटक कौन था? इलेक्ट्रॉन था। इसका मतलब डाल्टन बता के गए थे परमाणु में दो चीज मिला है। इधर देखो जी, परमाणु में दो चीज मिला है। एक मिल गया इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, एक मिल गया प्रोटॉन जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। दो चीज मिल गया है, यानी दो चीजों में तोड़ दिया गया। अभी ये नहीं पता चला कि ये किस तरीके से है, इसका भी पता नहीं चला। अब मेरी बात समझो, यानी बोले क्या कि परमाणु का दूसरा आवश्यक या अनिवार्य घटक कौन सा होता है? प्रोटॉन होता है, ठीक। उन्होंने बताया कि इस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही विपरीत आवेश होता है। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव नेगेटिव था तो इस पे पॉजिटिव होगा, लेकिन उतना ही आवेश है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन पे कितना था? तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक। या -4.08 × 10⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट था। तो इसमें भी सब पॉजिटिव, इसमें भी सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दोगे बस। यानी प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है? प्लस 1.6 × 10⁻19 कूलम, या प्लस 4.80 × 10⁻10 ESU पॉजिटिव में, ठीक है ना। अच्छा, बताया गया कि इसका द्रव्यमान जो होता है वो 1.67 × 10⁻27 kg, कितना? वो 31 होता था, यानी 9.1 × 10⁻31 kg होता था। ये कितना है? 1.67 × 10⁻27 kg है, ठीक। इसका जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837वां गुना होता है। कितना? 1837वां गुना होता है। किसका? प्रोटॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान। इतना चीज सुना है, ठीक। प्रोटॉन को P से या ठीक ऐसे ही प्रदर्शित करते हैं, ठीक। अब देखो, इतना चीज सुना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं अब देखते हैं कि न्यूट्रॉन, तीसरा वाला न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। अब रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। अब इन्होंने बेरिलियम पर अल्फा कणों की बौछार करके क्या प्राप्त किया? न्यूट्रॉन। और जब प्राप्त किया तो पता चला ये तो उदासीन है, इसमें कोई आवेश ही नहीं है। कैसा पता किया? जब उसकी तरफ देखा गया भाई ये तो ना तो विद्युत को भी विक्षेपित कर रहा है, ना तो क्या कहते किसी को विक्षेपित नहीं, ना चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित हो रहा है। इससे पता चला कि जो निकला है न्यूट्रॉन ये उदासीन है। लेकिन इसका द्रव्यमान होता है लगभग किसके? प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना था? 1.67 × 10⁻27 kg था। तो लगभग उसका भी इतना ही है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे अगला जो देखेंगे वो नाभिक की खोज देखेंगे।